स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कानून को जाने में। मैं हूं अधिवक्ता वकील महतो और आज मैं आप सबों के बीच भारत में सबसे अधिक होने वाले केस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। वो जमीन या जायदाद संबंधी विवाद के बाद दूसरा ऐसा विवाद है जिसमें सर्वाधिक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं न्यायालयों में। वो है एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसे हम देखते हैं। इस मुकदमे में करीब करीब लोग व्यवसायी हों, सामान्य वर्ग से हों, अधिकारी हों और कंपनी हो, कहीं ना कहीं इस केस से लोगों को वास्ता पड़ता है। और जानते हैं कि क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये चेक बाउंस का स्पेशल अधिनियम है और इस अधिनियम में यदि कोई चेक जारी करता है, वो उस चेक को जब बैंक में दिया जाता है और वो बाउंस कर जाता है, यानी कि अनादृत हो जाता है। अनादृत होने के रीजन इनसफिशिएंट ऑफ फंड हो सकता है, सिग्नेचर मैच नहीं होना भी हो सकता है, या अकाउंट क्लोज रहना भी हो सकता है, या जानबूझकर नहीं पेमेंट करने का निर्देश भी कभी कभी होता है। तो वैसे तो रीजन जो भी हो, लेकिन अगर वो चेक जो आपने जारी किया है अगर वो बैंक में बाउंस करता है तो धारा 138 एनआई एक्ट में ये दंडनीय अपराध होता है। और जो परिवादी होते हैं, जो कंप्लेनेंट होते हैं, उसको बैंक एक रिटर्न मेमो के साथ उस चेक को वापस कर देता है, ये कहते हुए कि सफिशिएंट फंड नहीं था जिस कारण अनादृत हो गया, या सिग्नेचर मैच नहीं किया इसलिए अनादृत हो गया, और भी रीजन जो भी हो इन राइटिंग रीजन देता है। अब वैसी स्थिति में जो भुक्तभोगी हैं वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से उस रिटर्न मेमो को, बैंक का रिटर्न मेमो को पाने के बाद जरूरी है कि उसमें अधिवक्ता के द्वारा एक नोटिस विद इन 30 days आफ्टर रिसीविंग ऑफ सेड रिटर्न मेमो उस पार्टी को करना होता है, और उसमें कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता है। यदि उस 15 दिन के भीतर वो पार्टी आपको पैसे या फिर से पुनः चेक या किसी भी तरह से या उसका रिप्लाई वो देता है तो वो केस दायर नहीं करते हैं। अगर उस 15 दिनों के भीतर वो न आपको जवाब देते हैं या और किसी तरह से आनाकानी करते हैं पेमेंट से, तो वैसी स्थिति में जो है सो भुक्तभोगी न्यायालय में जाकर के कंप्लेंट दायर कर सकता है। और उसके लिए मैंने जो बताया आपको 4 चीज़ महत्वपूर्ण होता है। आपका चेक ओरिजिनल, दूसरा एडवोकेट नोटिस, तीसरा जो पोस्ट ऑफिस से आप करेंगे उसका पोस्टल रिसिप्ट, और वो उनको डिलीवर्ड हुआ नोटिस या नहीं हुआ तो उसके लिए जो आप पोस्टल डिपार्टमेंट से जो रसीद आपको मिली है वो डिलीवरी का ट्रैकिंग रिपोर्ट साथ में लगा करके विथ एफिडेविट न्यायालय में दायर करते हैं। इसके लिए अब स्पेशल कोर्ट बना हुआ है। इसके पूर्व तो ये चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं वो सालों साल चलते थे, लेकिन अब संसद इसको 6 महीने के लिए एक
जैसे भी हो कंक्लूड करना है, ये पारित किया गया है। और डे बाय डे कोर्ट अपना उस काम को करते हुए फिर भी पूरे भारत में 30 से 35 लाख केसेज जो हैं केवल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अभी भी पड़े हुए हैं, और प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये हुआ प्रोसेस आपका कि यदि कोई आपको चेक देता है, वो चेक बैंक में देते हैं, बाउंस करता है। अगर वो पेमेंट विद इन आफ्टर रिसीविंग ऑफ नोटिस 15 डेज अगर करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उस तिथि से करीब करीब 1 माह के भीतर मुकदमा दायर करना होता है। तो ये है इसका प्रोसेस। और जैसे ही आप मुकदमा फाइल करेंगे, जो मजिस्ट्रेट होंगे वो उस पर कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस लेने के बाद उन्हें समन किया जाएगा जिन्होंने चेक जारी किया है, और न्यायालय यदि चाहे तो उस अमाउंट का 20% आपको देने के लिए डायरेक्शन दे सकता है। अगर आप मुकदमा हार गए और जिन्होंने केस किया है वो मुकदमा जीत जाते हैं और आप अपील करना चाहते हैं, तो अपील में भी उस अमाउंट का 20% आपको जमा करने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं वो सेक्शन 143A और 148(1) में यह है कि 20% ऑफ द चेक अमाउंट आपको जमा करना है। 148 में अपीलेट स्टेज में आप जो 20% लोअर कोर्ट में दिए हुए रहते हैं उससे उनको मतलब नहीं होता है। जो अमाउंट आप पर इम्पोज होता है उस इम्पोजिशन अमाउंट का 20% आपको जमा करने का निर्देश न्यायालय दे सकता है। अब इसमें अधिकतम क्या हो सकता है? तो चेक अमाउंट का आइदर बैंक इंटरेस्ट के साथ पे करने का आदेश आपको दिया जा सकता है, या तो मैक्सिमम चेक अमाउंट का डबल अमाउंट जो है आपको दंडित किया जा सकता है। आप अगर दोषी सिद्ध होते हैं तो ऐसी स्थिति में चेक के अमाउंट का डबल और मैक्सिमम पनिशमेंट 2 इयर्स का जेल। अगर आप जो अमाउंट आप पर इम्पोज किया जाता है या जो सज़ा दी जाती है वो आप नहीं जमा करते हैं तो वैसी स्थिति में अतिरिक्त 6 माह का कारावास न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम पनिशमेंट 2 + 6 माह का यानी 2.5 वर्ष अगर आप जेल में गुजारते हैं तो जो पनिशमेंट अमाउंट है वो अमाउंट से आप बरी होंगे। लेकिन ये तो हुई एक तरफ की बात। दूसरी बात है कि ये जो धारा है वो कंपाउंडेबल है एट एनी स्टेज, इवन अपीलेट स्टेज में भी ये सुलह किया जा सकता है। ये जो है सीआरपीसी की कंपाउंडेबल ऑफेंस जो 320(9) में वर्णित है कि ये नॉन कंपाउंडेबल, वो इस पर लागू नहीं होता है और किसी भी स्टेज में जा कर के ये कंपाउंड किया जा सकता है। तो आप इसी तरह का कानून की जानकारी मेरे वीडियो में आप प्राप्त करते रहेंगे। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही वीडियो मेरा जाएगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।